वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो लोगों की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। पहले है रोनाल्ड रेड, जिनका जन्म एक गांव में होता है और ये फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं होते हैं और इनकी जो लाइफ थी वो इतनी सिंपल थी जितनी किसी की भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि रेड ने 25 सालों तक मरम्मत का काम किया और 17 सालों तक फर्श पर झाड़ू लगाने का काम किया। जब ये 50 साल के हुए तो इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और 2014 में 92 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब इनकी डेथ होती है तो पता चलता है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए वसीयत में $2 मिलियन यानी कि 16 करोड़ रुपए और वहां के हॉस्पिटल और लाइब्रेरी के लिए $6 मिलियन छोड़े हैं। जितने भी लोग रेड को जानते थे वो सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर रेड के पास में इतना पैसा आया कहां से। अब इसका जो जवाब है वो ये नहीं है कि उन्होंने कोई लॉटरी टिकट खरीदी थी, इसका जवाब है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल सिंपल वे में जिया। जितना ज्यादा हो सके उन्होंने पैसा सेव किया और उसके बाद में उन्होंने अपना पैसा जो था वो ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद में इन्होंने सालों तक वेट किया और इनका छोटा सा अमाउंट बढ़ करके $8 मिलियन हो गया। ये तो थी रोनाल्ड रेड की कहानी। अब मैं आप सभी को रिचर्ड फुस्कोन की कहानी सुनाता हूँ। रिचर्ड फुस्कोन के पास में वो सब कुछ था जो कि रोनाल्ड रेड के पास में नहीं था और रिचर्ड फुस्कोन ने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि 40 साल की उम्र में वो रिटायर हो गया। लेकिन उसके बाद में इनकी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। इन्होंने 18,000 स्क्वायर फुट का घर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा लोन ले लिया, जहां पर इनके घर में 11 बाथरूम, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे और घर के मेंटेनेंस के लिए मंथली एक्सपेंस जो था वो था $90,000 यानी कि 75 लाख रुपए। और 2008 में आते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से सभी की फाइनेंशियल कंडीशन पर इफेक्ट पड़ता है और रिचर्ड को भी इसने मिट्टी में मिला दिया। इतने ज्यादा खर्चे और इतने बड़े लोन की वजह से एक टाइम आया जहां पर रिचर्ड फुस्कोन को दिवालिया घोषित कर दिया गया और उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। अब देखिए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। एक के पास में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल लाइफ थी, लेकिन मरने के टाइम पर उसके पास थे $8 मिलियन और वहीं पर दूसरे के पास में सब कुछ था, लेकिन मरते वक्त उसके पास में कुछ भी नहीं बचा। इसका रीजन सिर्फ एक कि रोनाल्ड रेड के अंदर पेशेंस था और रिचर्ड फुस्कोन एक लालची इंसान था। देखिए इस दुनिया में फाइनेंस पर अब तक 2 सबसे बेस्ट बुक लिखी जा चुकी है। पहली है ऑब्वियसली रिच डैड पुअर डैड, जिस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वक्त वो बुक मुझे बेस्ट लगी थी, लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ा ना तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बुक किस लेवल की है और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका फाइनेंशियल नॉलेज इतने से इतना हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कुछ कमाल के लेसन्स इस बुक से। पहला पॉइंट है नो वन्स क्रेजी, यानी कि कोई भी मूर्ख नहीं है। कुछ लोग पैसों के साथ में मूर्खतापूर्ण हरकतें जरूर करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान मूर्ख नहीं है। क्या मतलब इसका, आइए जानते हैं। देखिए दुनिया के अलग अलग लोग अलग अलग देशों में और अलग अलग टाइम पर जन्मे हैं और पैसा कैसे काम करता है इस बारे में भी हर इंसान का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है कि पैसों को लेकर के आपकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है और जो चीज आपको बेवकूफ़ वाली लगे हो सकता है कि वो चीज मेरे लिए मायने रख सकती है और जो चीज मुझे बेवकूफ़ वाली लगे हो सकता है कि वो चीज आपके लिए मायने रख सकती है। क्योंकि जो इंसान गरीबी में पला बड़ा है वो रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में जिस तरीके से सोचता है एक अमीर की संतान चाह कर भी ऐसा नहीं सोच सकती। और मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसों के साथ में आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दुनिया में क्या हुआ है उसका शायद 0.0000001% है। मान लीजिए दुनिया में पैसों को लेकर के इतना कुछ है तो उसमें आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इतना सा है। और हम लोग कुछ किताब पढ़कर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख करके ये सोच लेते हैं कि हमें तो सारा फाइनेंशियल नॉलेज आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता और पता होने से भी कुछ भी नहीं होता जब तक कि आपके साथ में वो चीज ना बीत जाए। अमेरिका में एक लो इनकम फैमिली भी लॉटरी पर $400 खर्च करते हैं और मुसीबत के टाइम पर उनके पास में $400 तक नहीं होते खुद के लिए। तो हम में से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि यार कितने बेवकूफ लोग हैं, जब इनके पास में मुसीबत के टाइम पर $400 नहीं होते हैं तो ये $400 लॉटरी पर कैसे खर्च कर सकते हैं। अब ये चीज आपको और मुझे बेवकूफ वाली लग सकती है, लेकिन हो सकता है कि ये चीज उनके लिए मायने रखे। ऐसा क्यों है इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एफडी में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं, कुछ लोग अपने काम में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ट्रेवल करने में, घूमने फिरने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी इंसान मूर्ख नहीं है। हम सबका अपना एक अलग अलग नजरिया होता है इस दुनिया को देखने का। तो इस पॉइंट से आपको 2 चीजें सीखनी चाहिए। पहली है कि फाइनेंशियल डिसीजन पूरी तरह से मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल नहीं होते हैं, बल्कि फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर और हमारे खुद के नजरिए के बेस पर। दूसरा पॉइंट, अगर कोई इंसान सबके लिए कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस देता है तो उससे हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि जो एडवाइस एक अमीर इंसान के लिए काम करेगी वो एक गरीब के लिए नहीं कर सकती और जो एक गरीब के लिए काम करेगी वो एक अमीर के लिए नहीं कर सकती। हम एक मिडिल क्लास इंसान को बोल सकते हैं कि पैसा सेव करना चाहिए, लेकिन आप सेम चीज एक गरीब इंसान को नहीं बोल सकते, क्योंकि जो इंसान सिर्फ 200-300 रुपए दिन के कमाता है वो सेव कहां से करेगा। अगर वो सेव करने लग जाएगा तो वो भूखे मर जाएगा। तो किसी की भी एडवाइस पर मत जाना, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद लो। सेकंड पॉइंट है नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं। जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, देखिए चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो जाता है नेवर इनफ, यानी कि कितना ही इंसान को मिल जाए एक टाइम बाद वो भी कम
बढ़ ही जाता है। आप सोचते हैं कि यार मेरी ना सैलरी 1 लाख रुपए मंथ की हो जाए तो लाइफ में मजा आ जाएगा, और जब 1 लाख महीने के आ जाएंगे तो लगेगा कि यार 1 लाख भी ना कम पड़ रहे हैं, काश 3 से 4 लाख रुपए आ जाते तो मजा ही आ जाता लाइफ में। 3 से 4 लाख रुपए भी आ जाएंगे, उसके बाद भी आपको मजा नहीं आएगा, एक टाइम बाद आपको वो भी कम पड़ ही जाएगा। और इसलिए यहाँ पर एक लाइन कही गई है कि जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, एक वक्त बाद जब आप एक अच्छा अमाउंट अर्न करने लग जाओ जो कि आपने सोचा है, तो उसके बाद में जरूरी है कि आपका जो गोल है वो और ज्यादा आगे ना बढ़ता जाए, क्योंकि अगर आपका गोल आगे बढ़ता जाएगा तो आपको कितना ही क्यों ना मिल जाए वो आपको हमेशा कम पड़ने लग जाएगा। आप सोचोगे कि यार नहीं, मेरा 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ में काम चल ही जाएगा, लेकिन वो वक्त जल्द ही आएगा जब आपको 4 से 5 लाख रुपए भी कम पड़ने लग जाएंगे, और इस चीज का कोई अंत ही नहीं है। जब आप अपने से आसपास वाले लोगों को देखोगे तो आप सोचोगे कि यार मेरा वो दोस्त मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है और मैं उससे कम कमा रहा हूँ, वो मेरे रिश्तेदार मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और मैं उससे कम पैसे कमा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि सामाजिक तुलना की जो छत है ना, वो इतनी ऊंची है कि कोई भी इंसान इसे छू ही नहीं सकता, वो चाहे फिर अंबानी अडानी ही क्यों ना हो। मतलब कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता, या फिर ये कहें कि इसे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे लड़ा ही ना जाए। लेकिन यहाँ पर हम सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार इस सोच के साथ में तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे में तो हम जितने में उतने में ही रह जाएंगे, तो फिर इसका क्या। देखिए ऐसी परिस्थिति में आपको सोच समझकर कदम उठाना होगा, आगे बढ़ो, लेकिन कहां पर रुकना है ये भी आपको जानना होगा, क्योंकि बिजनेस में और इन्वेस्टिंग में ये चीज नहीं चलती। कई लोग तब जाकर के रुकते हैं जब वो पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए, और कई बार लालच में आकर और ज्यादा कमाने के चक्कर में हम कई सारी चीजें दांव पर लगा देते हैं। ऑथर इस बुक में कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको लेकर के आपको कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, और वो चीजें आपकी रेपुटेशन, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो लोग जिनसे आप प्यार करते हो, आपकी खुशियां, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सारी चीजें अमूल्य है, इनका कोई मोल ही नहीं है। तो इनको रिस्क में डाल करके आप आगे बढ़ रहे हो तो वो आगे बढ़ना किस काम का हुआ। और कई लोग ऐसी बचकानी बातें करते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी तो नहीं है, पैसा है तो सारी चीज आपके पास में खींची चली आती है। देखिए ऐसी बात नहीं है, आप बहुत पैसा कमा लो, बहुत पैसा कमा लो, जब आपकी फैमिली आपसे बिछड़ जाएगी तब आपको रियलाइज होगा कि फैमिली बड़ी थी पैसों से। पैसों के चक्कर में जब आप अपनी हेल्थ, अपनी खुशियां, अपने जिनसे आप प्यार करते हो उन लोगों को खो दोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि पैसा कितनी छोटी चीज है और ये सारी चीजें कितनी बड़ी चीज थी। इसलिए आगे बढ़ो, लेकिन याद रखिए कि आपको कहां पर रुकना है ये आपको समझना होगा, वरना कई बार अमीर व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है विस्मयकारी कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ में से 99% वेल्थ उनकी 50 साल की उम्र के बाद आई है। इनकी एज के अकॉर्डिंग आप इनकी वेल्थ देखिए। कंपाउंडिंग इतनी खतरनाक चीज है ना कि हमारा जो माइंड है वो ऐसी चीजें समझने के लिए बना ही नहीं है, इसीलिए तो इतनी सिंपल सी चीज सबको पता होती है, लेकिन सभी लोग इसको फॉलो कर ही नहीं पाते। और अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है कि वॉरेन बफेट साहब दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने, इस पर 2000 से भी ज्यादा बुक लिखी जा चुकी है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी बुक्स है जो कि इस फैक्ट के बारे में बात करती है कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान इसलिए नहीं बने क्योंकि वो एक अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि इसलिए बने क्योंकि वो बचपन से ही एक अच्छे इन्वेस्टर थे। उन्होंने 10-11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी। 30 साल की उम्र तक उन्होंने कमाए $1 मिलियन। 60 साल की उम्र तक उन्होंने कमाए $11.9 बिलियन, यानी कि लगभग 1 अरब रुपए। अब वो चाहते तो सोचते कि यार मैं 60 साल का हो चुका हूँ, रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपने पोते पोती नाते नाती के साथ में खेलते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगर वो ऐसा सोचते और वहीं पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे बंद कर देते तो आज जो उनकी वेल्थ है वो 99.99% कम होती। और देखा जाए तो वॉरेन बफेट को इतने भी अच्छे इन्वेस्टर थोड़ी है, क्योंकि उन्होंने हर साल 22% के हिसाब से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे ग्रो किया है। लेकिन अगर हम जिम साइमंस को देखें तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 1988 से हर साल 66% के हिसाब से ग्रो किया है, जो कि वॉरेन बफेट के मुकाबले 3 गुना है। लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट की जो टोटल संपत्ति है वो 75% ज्यादा है जिम साइमंस से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है टाइम का, समय का। जहां पर एक और वॉरेन बफेट साहब ने 10-11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट की थी, वहीं पर जिम साइमंस ने 50 साल के होने के बाद में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किए। अगर जिम साइमंस ने भी वॉरेन बफेट साहब की तरह 10-11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट की होती और फिर उसके बाद में अगर वो हर साल 66% के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते तो उनकी आज की डेट में टोटल जो वेल्थ है वो कुछ इतनी होती। अब आप में से अगर कुछ बहुत बुद्धिमान लोग हैं तो प्लीज बता दीजिए कि कितना है कमेंट सेक्शन में। अब ये सारी चीजें हमारा जो माइंड है वो सहन नहीं कर सकता कि यार ऐसा कुछ होता है क्या, लेकिन कंपाउंडिंग की यही तो ताकत है कि वो हमारे माइंड को भी चकमा दे जाती है, और जिसका माइंड इसे कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, समझ लेता है, वो फिर वॉरेन बफेट साहब की तरह एक बहुत अमीर इंसान बनता है लॉन्ग टर्म में। इसलिए कंपाउंडिंग की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट
मत करना। नेक्स्ट पॉइंट, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना, ये दोनों अलग अलग कलाएं होती है। एक अच्छे इन्वेस्टर का मतलब सिर्फ अच्छे डिसीजन लेने से नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम कोई भी गड़बड़ ना करते रहें। क्या है इसका मतलब, आइए समझते हैं। ऑथर ने इसे दो इन्वेस्टर के एग्जाम्पल से समझाया है। पहले हैं जेसी लिवरमोर। इनका जन्म हुआ 1877 में और ये अपने टाइम के जाने माने ट्रेडर थे और काफी कमाल के इन्वेस्टर थे। 30 साल की उम्र तक इनकी जो टोटल वेल्थ थी वो थी $100 मिलियन। और फिर 1929 में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। बात है 1929 के अक्टूबर महीने की, जब महामंदी चल ही रही थी। इसी बीच में एक ही सप्ताह के अंदर स्टॉक मार्केट की वैल्यू 1/3 हो गई और 29 अक्टूबर की शाम को कई सारे इन्वेस्टर की आत्महत्या करने की खबरें आ रही थी, क्योंकि कई सारे लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बैठे होते हैं और कई लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब ऐसे में जेसी लिवरमोर की जो फैमिली थी वो भी बहुत ही ज्यादा चिंता में थी कि इनका क्या हुआ होगा। उनकी माँ कमरे में बंद होकर रो रही थी, उनके बच्चे परेशान थे, उनकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थी। दिन खत्म हुआ और जेसी लिवरमोर शाम को अपने घर पहुंचे। वो एकदम हक्के बक्के थे। उनकी पत्नी ने उनका दरवाजे पर स्वागत किया। वो सोच नहीं पा रहे थे कि आज हुआ क्या। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आज आपका क्या हुआ। फिर जेसी लिवरमोर ने कहा कि आज मैंने मार्केट गिरने पर दांव लगाया था। फिर उनकी पत्नी ने पूछा, इसका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए ना? तो जेसी ने कहा कि नहीं, बल्कि अब हम बहुत अमीर बन चुके हैं और अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने एक ही दिन में $3 बिलियन कमाए स्टॉक मार्केट से, यानी कि 24 अरब रुपए सिर्फ एक दिन में। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे बुरे महीने में वो बन गए विश्व के सबसे अमीर इंसान। एक और ये और इनका परिवार जश्न मना रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ कई सारे इन्वेस्टर ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन फिर 4 साल बाद कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। 1929 की अपार सफलता के बाद में जेसी के अंदर आ चुका था जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और लालच, जिसकी वजह से वो एक के बाद में एक बड़े बड़े दांव लगाए जा रहा था। लेकिन फिर समय का पहिया बदला और सैडली उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना सब कुछ गंवा दिया और वो कर्जे में डूब गए। वो 2 दिन के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी, उनकी फैमिली पूरी तरह से चिंता में डूबी हुई थी और 2 दिन बाद खबर आती है कि उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली है। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि जेसी लिवरमोर अमीर बनने में तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो उतने ही खराब थे अमीर बने रहने में। अब जैसे अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, अंदर एक होप चाहिए होती है, उसी तरीके से अमीर बने रहने के लिए आपको ठीक इसके अपोजिट चाहिए होता है, डर और पेशेंस, जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, लेकिन लालच इसे छुपा देता है। और ऑथर कहते हैं कि आपको जो सक्सेस मिली है उसमें कहीं ना कहीं लक का एक फैक्टर होता ही है। जैसे कि जेसी लिवरमोर की स्टोरी में भी एक लक तो कहीं ना कहीं पर था। इसीलिए आपको जो सक्सेस मिली है उसे हर बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद हर बार आपका किस्मत साथ नहीं दे सकती ना। और आप वॉरेन बफेट के साथ में इनको भी जानते होंगे, चार्ली मुंगेर को, जिनका भी पिछले साल ही आई थिंक निधन हुआ है। तो इन दोनों की जोड़ी काफ़ी फेमस है, आप इनको जानते ही होंगे। लेकिन इन दोनों के साथ साथ कुछ टाइम पहले एक तीसरा बंदा भी था जो कि अभी आपको नहीं दिखता होगा। तो वॉरेन बफेट से पूछा गया कि जो तीसरा बंदा था वो कहाँ पर है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं और चार्ली हमेशा से जानते थे कि हम दोनों ही बहुत ही धनवान बनने वाले हैं, लेकिन हम इसकी जल्दबाजी में नहीं थे। और हमारा जो तीसरा पार्टनर था वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन बस वो थोड़ा जल्दी में था। अब देखा जाए तो वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगेर और रिक, ये तीनों ही अमीर बनने में बहुत ही कमाल के थे, लेकिन रिक जो है इनके तीसरे पार्टनर, वो अमीर बने रहने में थोड़ी सी मात खा गए और लॉन्ग टर्म में ये स्किल थोड़ी सी ज़्यादा मैटर करती है। अब सवाल आता है कि ये स्किल हमारे अंदर कैसे आएगी, आइए जानते हैं। आपको हर कीमत पर पहले तो बर्बाद होने से बचना है, यानी आप किसी भी कंडीशन में हो, चाहे बहुत ही अमीर हो, नॉर्मल अमीर हो, मिडिल क्लास हो, किसी भी कंडीशन में हो, पहले तो आपको बर्बाद होने से बचना है, उसके बाद में आती है सारी चीज़ें। और लॉन्ग टर्म में अमीर बने रहने के लिए 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि आपको ज़्यादा रिटर्न पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको फोकस करना है फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होने पर, क्योंकि अगर आप अनब्रेकेबल हो गए तो ना तो कोई इंसान और ना ही कोई परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ सकेगी। तो अगर आप अनब्रेकेबल अटूट बन पाए तो फिर लॉन्ग टर्म में कई सारी परेशानियां आएगी, कई सारी मंदियां आएगी, तो वो आपको डगमगा नहीं सकेगी और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग फिर आपकी हेल्प करेगी और आप बहुत आगे तक जाओगे। दूसरा है प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन आपने जो प्लान किया है ठीक उसका उल्टा भी हो सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब कोई भी योजना काम नहीं कर रही हो। थर्ड, आपको अपने आप को एक ऐसी पर्सनालिटी बनानी होगी जो कि फ्यूचर को लेकर के आशावादी भी रहे और फ्यूचर में आने वाली अड़चनों को लेकर के आप पहले से रेडी रहें। अगर आप इन 3 स्टेप को फॉलो करते हो, इन्हें समझते हो, तो फिर आपके अमीर बने रहने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस वीडियो को छोटा बनाऊं, लेकिन नहीं बना पाया और इतना बड़ा होने के बाद भी इसमें कई सारे बेहतरीन पॉइंट, कमाल के पॉइंट्स मिसिंग है।
तो उन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 2 को आप मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको ये वाले कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हैं ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले जो पॉइंट्स है वो इससे 5 गुना ज़्यादा बेहतर होंगे पार्ट 2 में। अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो तो शायद वो वीडियो आ चुकी होगी, तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर नहीं आई है तो आप उसका प्लीज़ वेट कीजिए। और आप में से कई लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं और हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे हैं कि आपकी जो वीडियो एडिटिंग है अभी हाल ही में काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, तो प्लीज़ हमें बताइए कि ये कैसे हुई। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपनी टीम को एक कोर्स करवाया। गीगल एक चैनल है जिसके क्रिएटर है हेमंत भाई, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है। तो उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया वीडियो एडिटिंग का, तो वो कोर्स मैंने अपनी टीम को करवाया और उसके बाद में हमारी जो वीडियो एडिटिंग है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। तो अगर आप भी अपने चैनल के लिए वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करके दूसरों के लिए करके पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप उनका वो कोर्स कर सकते हैं। और वैसे तो इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हेमंत भाई से मैंने बात की और उन्होंने हमारी स्पेशल कम्युनिटी के लिए, दीपक दया कम्युनिटी के लिए एक ऑफर निकाला है। अभी आपको ये पड़ेगा सिर्फ 1199 रुपीज़ में। आप में से कई लोगों को ये अमाउंट ज़्यादा लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वीडियो एडिट करते हैं तो सिर्फ आप एक ही छोटे से वीडियो से ये पूरा अमाउंट रिकवर कर पाओगे और इससे बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर पाओगे। कोर्स के ऑफर की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर डालना है, कोर्स परचेस करना है और जो ईमेल आईडी नाम आपने डाला है उसी से आपको गीगल ऐप में लॉगिन कर लेना है। आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा और कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और पार्ट 2 को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।